बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। इस वैश्विक महामारी में एक खुशी की बात यह हो रही है कि आप लोग अपने से बड़ों का आप लोग को अपने से बड़ों का सेवा करने का समय मिल गया है। जो आप लोग बहाना करते थे कि समय नहीं है, कोचिंग जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग के पास पर्याप्त समय है। माँ बाप, दादा दादी की देखभाल करिए, छोटे बच्चों का देखभाल करिए, क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करने से धन, बल, बुद्धि, विद्या ये सब बढ़ते हैं। तो हम लोग को सदा अपने से बड़ों का, खासतौर में माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। यदि हम इस संसार में, इस दुनिया में अपने पथ पर सफल रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने से बड़ों का सम्मान के साथ साथ माँ बाप का चरण स्पर्श प्रतिदिन होना चाहिए। जो मान लो कि आज की स्थिति में तो पास हो, यदि दूर भी रहो तो अपने माँ बाप के फोटो को देवता देवी की तरह पूजा करिए, क्योंकि माँ का इस संसार में स्थान सर्वोपरि है। 10 तारीख को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप लोग माँ बाप और बड़े बुजुर्ग का ख्याल करिए। इसी के साथ हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश। प्रकाश में हमने बहुत कुछ बता दिया है। प्रकाश बता दिया है कि प्रकाश क्या है। इसके बाद बताए हैं कि प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का नियम, परावर्तन से संबंधित परिभाषा है। ठीक है। अब इसके बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं कि वस्तुएं दो तरह की होती हैं। वस्तुएं दो तरह की होती हैं। ठीक है। तो वस्तुएं दो तरह की होती है। तो बच्चों, वस्तुएं दो तरह की होती है, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझाने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर इस सैमपट पर व्हाइट बोर्ड पर समझा दे रहे हैं हर टॉपिक को। आपका काम है कि इसको समझकर अपने से लिख लेते हो, आवाज को सुन के लिख लेते हो तो लिख लीजिए, और नहीं तो फिर आपके ग्रुप पर नोट्स डाल दिया कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग उस नोट्स की सहायता से नोट्स बनाइए और पढ़िए। और एक बात जरूर आप लोग से कहेंगे कि शेयर और लाइक करने के लिए आप लोग कभी मत भूलिए, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो देखिए, बता रहे थे कि वस्तुएं दो प्रकार की होती है, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वह होती है जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे। प्रदीप्त वस्तुएं वह होती है जो कि स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करे। उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बल्ब ले लो, लालटेन ले लो, सूर्य ले लो। तो जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त। और अदीप्त का मतलब कि जो किसी के प्रकाश को प्रकाशित करने से प्रकाशित होता है। जैसे मान लो कि हम लोग अंधेरे में रूम में पढ़ते हैं। मान लो कि हम श्यामपट पर तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, अंधेरा है। तो अंधेरा है तो तुमको इस श्यामपट पर व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, परंतु यदि बल्ब को जला दोगे तो बल्ब के जलने से इस श्यामपट प्रकाशित हो जाएगा, और उस समय तुमको इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जो दूसरों की सहायता से प्रकाशित होता है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। क्लियर? अब इसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है? तो प्रकाशिक माध्यम का परिभाषा होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरती है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरती है। जैसे कि प्रकाश का एक माध्यम पहले दिन बताते थे, निर्वात। तो प्रकाश जिस माध्यम से या किसी पदार्थ से होकर गुजरती है उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। माध्यम एक शब्द है इसमें, माध्यम। माध्यम को समझिए। जैसे आपने
पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए किताब कापी साथ साथ हम या कोई जो तुम लोग को शिक्षा बता रहा है वो केवल माध्यम बनता है, काम आप ही करते हैं, लिखते हैं आप ही, कापी पर आप ही लिखते हैं, लेकिन कलम और कापी क्या है, माध्यम हुआ, उस माध्यम के द्वारा आप अपनी बातों को उस पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि प्रकाशिक माध्यम की प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरती है उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों चौथा टॉपिक है प्रकाश के गमन क्षमता के आधार पर माध्यम के प्रकार। गमन माने जाना गुजरना। प्रकाश के गमन क्षमता के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार में बांटा गया, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। पारदर्शक, पारदर्शक का मतलब कि जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए उसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शक। क्या कहते हैं, पारदर्शक। और जिससे एकदम बिल्कुल ना निकले उसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक। जिसे मान लो दीवार है, दीवार पर प्रकाश आ रहा है, दीवार पर प्रकाश आ रहा है, तो दीवार पर प्रकाश को रोक दिया, जाने नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, अपारदर्शक हो गया। क्या हो गया, अपारदर्शक। कांच है, कांच यदि कांच दोनों तरह से, जैसे अगला टॉपिक 5वां डाले हैं दर्पण, दर्पण में और क्लियर हो जाएगा। इस कांच है तो कांच से प्रकाश क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच है, या कांच का जिसमें मान लो कि दर्पण है, दर्पण को देखा होगा कि दर्पण जो तुम्हारा फूट जाता है तो फूटने के बाद देखा होगा पीछे का तल पेंटिंग किया होता है, कहीं पेंट छूट जाता है तो वहां तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं देता। क्यों, ऐसा आपने कभी सोचा होगा तो आपको समझ में खुद ही आ रहा होगा, क्योंकि वहां प्रकाश क्या कर जा रहा है, पार कर जा रहा है। पार कर जा रहा है तो तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पहले ही दिन बता दिए थे कि वस्तुएं तभी दिखाई देती है जबकि प्रकाश उस वस्तु से टकराने के बाद हमारे नेत्र पर आए, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो उसी तरह से अपारदर्शक का मतलब कि जिससे प्रकाश पार नहीं करे, और जिससे प्रकाश पार कर जाता है उसको क्या कहते हैं, पारदर्शक। अब बच्चों तीसरा टॉपिक है पारभाषक, माने कि टॉपिक क्या, माध्यम के प्रकार में तीसरा है पारभाषक। पारभाषक का मतलब कि जैसे हम कागज को ले लें और बाल में तेल लगा है तो रगड़ लें, ऐसे कागज से पार नहीं करता है, लेकिन तेल लगा देते हैं तो कुछ कुछ प्रकाश क्या कर जाता है, पार करने लगता है। तो जिससे बिल्कुल नहीं का पार कर पाता उसको पारदर्शक, नहीं जिससे बिल्कुल प्रकाश पार कर जाता है उसको पारदर्शक, बिल्कुल नहीं कर पाता है उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शक, और अल्प भाग पार करता है उसको हम क्या कहते हैं, पारभाषक। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के गमन क्षमता के आधार पर माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। अगला टॉपिक आपको 5वां है दर्पण, जो बता रहे थे। तो दर्पण एक ऐसा है, दर्पण एक ऐसा होता है कि उसका एक तल परावर्तक तल होता है। एक तल कैसा होता है, परावर्तक। परावर्तक तल का मतलब कि जिस तल से प्रकाश टकरा के क्या करता हो, लौटता हो, उस तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक तल। कि जिस तल से प्रकाश टकरा कर लौटता हो उस तल को हम प्रकाश का परावर्तक तल कहते हैं। तो उस दर्पण का एक भाग परावर्तक तल और दूसरा भाग पेंटिंग, एक भाग परावर्तक तल हो, दूसरा भाग पेंटिंग किया हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण वह है जिसका एक भाग कलई किया हुआ, पेंटिंग किया हुआ, पीछे देखेंगे तो एक पेंट किया होता है, चाहे पीछे गत्ता लगाया होता है, यदि कांच है उसके पीछे गत्ता भी लगा देंगे, कूड़ प्रकाश पार नहीं करेगा, तब भी उसमें चेहरा आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो मान लो कि अभी आप दर्पण में बता दिए कि दर्पण वह होता है जिसका एक भाग कलई किया हुआ और दूसरा भाग परावर्तक तल होता है, या एक भाग परावर्तक तल और दूसरा भाग कलई किया होता है, उसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। अब ये दर्पण जो है, ये अब कल बताया जाएगा
कि दर्पण जो है ये दो प्रकार का होता है। दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, जिसका हम लोग यूज करते हैं, समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। और ये है समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण के डिफ्रेक्शन के बाद समतल दर्पण साइलेंट हो जाएगा और गोलीय दर्पण जो है ये दो भाग में बांटा जाएगा। गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। पहला भाग हो जाएगा अवतल और दूसरा भाग हो जाएगा उत्तल। पहला भाग हो जाएगा अवतल और दूसरा भाग हो जाएगा उत्तल। तो याद रखिएगा कि दर्पण वह होता है जिसका एक भाग कलई किया हुआ, दूसरा भाग परावर्तक तल होता है, उसको दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। इसलिए इस दोनों के प्रकार का वर्णन करने के बाद गोलीय दर्पण को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अब समतल दर्पण का मतलब कि जिसमें प्रतिबिंब ज्यों का त्यों दिखाई दे, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के बारे में और कुछ भी बताएंगे जो कि आगे कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे कि मान लो कि तुम खड़े हो, अपने सामने दर्पण रखे हो, उसमें तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है, तो एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि समतल दर्पण से कोई वस्तु इतनी दूरी पर, यानी 2 मीटर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उस दर्पण में प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो याद रखिएगा कि दर्पण से जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे उतनी दूरी पीछे उसमें क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है और ज्यों का त्यों बनता है। जैसा वस्तु रहेगा उसका वैसा ही उसमें आकृति दिखाई देगा, जिसको प्रतिबिंब कहते हैं, जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बताए हैं। प्रतिबिंब का छोटा परिभाषा, रास्ता चलते हुए परिभाषा बताने वाला है कि दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दें तो उसमें उसकी जैसी आकृति बनती है, उसको दर्पण कहते हैं। लेकिन रियली परिभाषा जो इस प्रत्येक टॉपिक में आगे काम करेगा कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा। अंतर यह है कि परावर्तन तब होगा जबकि तल क्या हो? चिकना और पालिशदार हो, ठीक है, पालिशदार हो, पालिश किया हुआ। जैसे बताया कि दर्पण का एक भाग परावर्तक था और दूसरा भाग पेंटिंग। वहीं जब पेंटिंग नहीं करेंगे तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा, या पढ़ चुके हैं 8th में, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ता से विचलित हो जाती है, अपनी रास्ता से विचलित हो जाती है। विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो इतना आप लोग पढ़िएगा, नोट्स डाल दे रहे हैं। इसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। जितने आपसे संबंधित है सबकी मदद करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी क्लियर ना हो रहा हो उसको व्हाट्सएप नंबर पर डालते रहिए। थैंक यू।